वेलकम टू टीएनसी एग्ज़ाम प्रेप। यूपीपीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम में जो नर्सिंग एप्टीट्यूड 2024 के क्वेश्चन जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे आज हम करवाने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 1 इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट टाइप ऑफ नर्सेज आर। एक एक्ट है शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग जिसका नाम है इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट। उसमें पूछा गया है कि कितने टाइप की नर्सेज होती हैं। ऑप्शन ए है जनरल नर्सिंग, जिसका मतलब है जो जनरली जो नर्सेज काम करती हैं। बी मिडवाइफरी, जो दाई का काम करती हैं। सी ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, जो सहायक का काम करती हैं। और डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन है सारी की सारी टाइप की ये नर्सेज ही हैं, तो डी है इसका ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज़ अ लाइसेंस्ड मेडिकल प्रोफेशनल हु प्रोवाइड्स हैंड ऑन केयर इन डिफरेंट मेडिकल एंड कम्युनिटी सेटिंग्स। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि इनमें से कौन सी मेडिकल प्रोफेशनल जिनके पास लाइसेंस है और वो एक मेडिकल कम्युनिटी सेटिंग में हैंड ऑन केयर प्रोवाइड करती है, मतलब आपके साथ काम करेंगी और आपको केयर प्रोवाइड करेंगे अगर आप सिक रहेंगे। तो इसका ऑप्शन है ए स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स कौन होती है? ऐसी नर्सेस जो एक्सपीरियंसेस तो होती हैं बट वो सीनियर नहीं होती, सीनियर मोस्ट नहीं है। बी रजिस्टर्ड नर्स, नाम से ही पता चल रहा है कि इनके पास लाइसेंस होगा। सी ट्रैवल नर्स, जो कहीं भी आपको बुलाए, अगर आप बुलाना चाहें तो वो ट्रैवलिंग के थ्रू आपके पास आएंगी। और ओटी नर्स, जो कि ऑपरेशन थिएटर में आने वाली नर्सेज हैं। तो इसका ऑप्शन है रजिस्टर्ड नर्स, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इनके पास लाइसेंस्ड होता है, इस वजह से इसका आंसर है बी रजिस्टर्ड नर्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीएनएम। इनमें से किसका फुल फॉर्म जीएनएम है? ए है ऑप्शन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। बी जेन्युइन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। सी जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी। या डी नन ऑफ दीज। इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि जीएनएम का फुल फॉर्म है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू सीई विंस्लो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल ऑफ प्राइमरी हेल्थ। तो एक मेडिकल प्रोफेशनल थे सीई विंस्लो, उनके अकॉर्डिंग प्राइमरी हेल्थ का गोल क्या है? ऑप्शन ए है फॉर पीपल टू अटेन देयर बर्थ राइट ऑफ हेल्थ एंड लॉन्गिविटी, मतलब है कि लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है हेल्थ का और जीने के तरीके का। बी फॉर प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, हेल्थ को प्रमोट करना और डिजीज़ को प्रिवेंट करना। सी फॉर पीपल टू हैव एक्सेस टू बेसिक हेल्थ सर्विसेज, सबके पास, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके पास एक बेसिक हेल्थ नेसेसिटी तो होनी ही चाहिए। डी फॉर पीपल टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन देयर हेल्थ एफर्ट, एक खुद से एक एफर्ट होता है जो कि हेल्थ में चाहिए रहता है, तो उस तरीके से हमको ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा। सारी बातें तो ठीक है, बट जो सीई विंस्लो ने कही थी वो ये था कि फॉर, ऑप्शन है ए इसका आंसर है, फॉर पीपल टू अटेन देयर बर्थ राइट्स ऑफ हेल्थ एंड लॉन्गिविटी। क्वेश्चन नंबर 5, डैश प्रोवाइड लॉजिंग डाइट एंड मेडिकल केयर। ऑप्शन है ए इन पेशेंट सर्विस। ऑप्शन बी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। सी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। डी मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। तो ऑप्शन ए है इन पेशेंट सर्विस। इसका मतलब क्या है? दे आर एडमिटेड टू हॉस्पिटल फॉर केयर, मतलब ऐसी सर्विस प्रोवाइड करना कि आप जा रहे हैं हॉस्पिटल और आपको मेडिकल केयर सर्विस प्रोवाइड करी गई है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डैश प्रोवाइड लॉजिंग डाइट एंड मेडिकल केयर, मतलब आपको ऐसा ऑप्शन डिसाइड करना है जहाँ पे हमको खुद रहना पड़ रहा है, हमको मेडिकल केयर की ज़रूरत है, आप सिर्फ दिखाने के लिए नहीं जा रहे हैं, आपको वहाँ पे ही एडमिट होना पड़ेगा। बी है ऑप्शन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट मतलब आप गए हैं दिखाने के लिए और आपको कोई बेड की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल दिखाने के लिए गए हैं और उन्होंने उसके बेसिस पे मेडिसिन लिखा है और उसके बाद आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है।
सी है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, कोई रेडिएशंस की ज़रूरत नहीं, आपको एक्सरे या यूवी रे नहीं करवाना है और इसमें भी आपको एडमिट होने की तो ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। डी मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, यहाँ पे ये डेजिग्नेटेड होता है फॉर द पेशेंट हिस्ट्री और उनका करंट जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके बारे में। बट यहाँ पे क्या है, आपको मेडिकल केयर और डाइट प्रोवाइड करना, तो डाइट तो जब ही प्रोवाइड हो सकता है ना जब आप खुद एडमिटेड होगे। खुद लॉजिंग मतलब यही होता है कि रहना, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इन पेशेंट सर्विस। क्वेश्चन नंबर 6, द एडवांटेज ऑफ डैश इज दैट मच ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव यूनिट एंड क्यूरेटिव वर्क कैन बी डन देयर विदाउट एडमिटिंग द क्लाइंट, दस क्यूरेलिंग मेडिकल एक्सपेंसेस। तो इनमें से किसका एडवांटेज है एक ऐसी यूनिट का जहाँ पे आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे कोई भी जो भी डिजीज़ है उसका, कोई भी अगर पर्सन आया उसका, और उसके अकॉर्डिंग उनको क्योर करने की कोशिश करेंगे विदाउट एडमिटिंग द क्लाइंट, उनको बिना भर्ती करे हुए, और ताकि उनके जो मेडिकल एक्सपेंसेस भी हैं वो ज़्यादा ना हो, कर्टेलिंग द मेडिकल एक्सपेंसेस। ऑप्शन है ए, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपको बेड की ज़रूरत नहीं है, आपको एडमिट होना नहीं पड़ेगा, आप दिखाने के लिए जा रहे हैं और उसी के बेसिस पे डॉक्टर ने दवाई दे दी है और आपको खतरा नहीं है कि आपको एडमिट होना पड़ेगा। बी है पैरामेडिकल डिपार्टमेंट। ये पैरामेडिकल डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जनरली नर्सेज को, टेक्नीशियन को दिया गया है। इसमें आप नर्सेज के पास जाएंगे तो वो आपको ज़रूरी तो नहीं है ना एडमिट ही कर लें। सी है फिज़िकल मेडिसिन और रिहैब डिपार्टमेंट। ये तो ऐसा ही डिपार्टमेंट है जहाँ तो सर्जरी के बाद का ट्रीटमेंट देखा जाता है, तो सर्जरी होगी तभी ना एडमिट होंगे, बाद में तो एडमिट होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और डी है नर्सिंग डिपार्टमेंट, वहाँ पे भी आपको एडमिट होने की कोई ज़रूरत नहीं होती, एडमिट होने की शायद ज़रूरत पड़ जाए। तो ऑप्शन है ए, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पे आपको एक ऐसा इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट जहाँ पे एडमिट नहीं होना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, टू इंस्टीट्यूट एप्रोप्रिएट आइसोलेशन प्रिकॉशन द नर्सेस मस्ट फर्स्ट नो द। अगर हमें किसी भी पर्सन को प्रिकॉशंस देने हैं और उनको आइसोलेट कराना है, मतलब कि बाकी के लोगों से अलग कराना है ताकि कोई भी डिजीज़ ना फैले, आइसोलेट मतलब अलग अलग करना, द नर्स, किसी भी नर्स को क्या पता होना चाहिए? पहला, फर्स्ट ए ऑप्शन है, ऑर्गेनिज्म मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी उनको डिजीज़ लगे, वो जो ऑर्गेनिज्म है उनका उसका मोड क्या है ट्रांसमिशन, क्या वो एयर है मीडियम, या वो वाटर मीडियम से फैला है, किस मीडियम से फैला है, हमको ये जानना है। बी है ऑर्गेनिज्म ग्राम स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक। हमको ये देखना पड़ेगा कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कहते हैं, उसका स्टेन कैसा है। ये एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे हमको पता लगता है कि इनका स्टेन कैसा है। स्टेनिंग मतलब कोई डाई के अकॉर्डिंग हमको स्टेन कराना है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव है, तो ये चेक करना। ये मेनली बेसिकली बैक्टीरिया के लिए होती है, पर जो हमारा पैथोजन है वो ज़रूरी नहीं ना बैक्टीरिया ही हो। सी, ऑर्गेनिज्म ससेप्टिबिलिटी टू एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक तो हम बाद में देंगे, पहले हमको पता होना चाहिए ना कि एक्चुअली में जो ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तभी तो प्रिकॉशंस देंगे पहले। और डी है पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी टू ऑर्गेनिज्म में, पेशेंट कैसा रिएक्ट कर रहा है ऑर्गेनिज्म जो भी पैथोजन है उससे। तो पहला हमको क्या करना है, पहले पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इसलिए ऑप्शन है ए इसका आंसर, ऑर्गेनिज्म मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्कोप ऑफ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो इसमें से जो इनमें से किसका स्कोप आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का है? तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट क्या काम करता है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट कैसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे हमको एडमिट नहीं होना होता। ये कैसी इन्वेस्टिगेटिव यूनिट है, क्यूरेटिव यूनिट है, जहाँ पे आपको क्लाइंट को एडमिट नहीं करना है और उनका मेडिकल एक्सपेंस भी ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, बस आप इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसी के बेसिस पे, दवाइयों के बेसिस पे आप उनको क्योर करेंगे। तो इसमें ऑप्शन है ए,
कंसल्टेशन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसीजर और स्पेशलिटी सर्विस। आप उन पेशेंट से क्या करेंगे, आप अपने क्लाइंट से कंसल्ट करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे क्या डिजीज़ है, फिर प्रोसीजर फॉलो करेंगे और उसी के बाद उसकी सर्विस देंगे। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही हुआ। उसके बाद बी है ऑप्शन रीहैब सर्विस। आप रिहैबिलिटेशन देंगे, मतलब सर्जरी के बाद का ट्रीटमेंट। अगर मान लीजिए सर्जरी हो गई है और कहीं पे मतलब उनको प्रॉब्लम हो रही है अपनी डे टू डे लाइफ में वापस जाने में, तो आप उसका ट्रीटमेंट भी करेंगे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में, ये भी होता है। सी है हेल्थ एजुकेशन देना, उनकी कैसी हेल्थ चल रही है। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हम सब चीज़ चेक करते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, चाहे वो कंसल्टेशन हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेट करना कैसा डिजीज़ है, क्या प्रोसीजर है, उनका रीहैब सर्विस, सर्जरी के बाद का ट्रीटमेंट ताकि वो ठीक हो सके, उनकी हेल्थ एजुकेशन का कि वो प्रॉपर चीज़ें जो है जो जैसा हम बता रहे हैं उनका, चाहे फिज़िकल हो, मेंटल हो, सोशल हो, वो चीज़ सही तरीके से वो फॉलो करते हैं कि नहीं। तो इसका आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम इनिशिएटिव वॉज लॉन्च। एक योजना जो है वो लॉन्च हुई थी नर्सिंग डिपार्टमेंट से ही, जिसका नाम है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जननी शिशु मतलब मदर और उसका जो बच्चा है उसको प्रोटेक्ट करने का एक टेक्निक लॉन्च हुआ था। तो वो किस ईयर में लॉन्च हुआ था? ऑप्शन है ए 2011 में, बी 2012 में, सी 2013 में या डी 2010 में। तो इसका आंसर है 2011 में ये एक इनिशिएटिव जो है लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, डैश टीचर्स कैंडिडेट हाउ टू केयर फॉर इंडिविजुअल्स हु आर सिक or have been injured in order to help them attain full recovery। तो इनमें से कौन से कैंडिडेट हैं जो कि आपको टीच करते हैं, भैया बताते हैं आपको कि आप कैसे इंडिविजुअल की केयर करें जो कि लोग बीमार हैं उनकी, या फिर वो किसी भी इंजरी से उनको कोई इंजरी हुई है, ताकि उनकी फुल रिकवरी में आप उनकी हेल्प कर सकें। तो इसमें डॉक्टर्स तो आपको सिर्फ दवाई देंगे और आपका ट्रीटमेंट देंगे, बट पूरे टाइम रहना और उनकी केयर करना हर चीज़ का, तो ये काम जनरली किसका होता है? नर्सिंग डिपार्टमेंट का ही। तो इसमें ऑप्शन है ए जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ऑप्शन है बी ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दीज। तो हमारे शेड्यूल 1 जो हमारा एक्ट था उसमें ही हमने देखा कि टाइप ऑफ नर्सेज कौन कौन सी थी। जनरल नर्सिंग भी थी, मिडवाइफरी भी थी, ऑक्सिलरी नर्सेज भी थी। तो ये सारा काम किस चीज़ का है? सारी नर्सेज का ही है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, मतलब जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी भी और ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, जिसका मतलब होता है सहायक। तो जो केयर करते हैं वो हमारे सहायक ही तो होते हैं, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द मेन एम ऑफ पब्लिक हेल्थ इज़ टू इम्प्रूव हेल्थ बाय। तो जो एक इनिशिएटिव था गवर्नमेंट के थ्रू पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना, तो इसमें से किसका एम ये है? ऑप्शन है ए प्रोवाइडिंग मेडिकल इंटरवेंशन अप्रोप्रिएट फॉर इंडिविजुअल, ऑप्शन बी परफॉर्मिंग रिसर्च टू कंपेयर द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट, सी प्रमोटिंग हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग डिजीज इन पॉपुलेशन, या डी प्रोवाइडिंग एडवाइस ऑन रिस्क मार्कर्स एंड जेनेटिक्स टू फैमिली। तो पब्लिक हेल्थ को आप कैसे इंप्रूव करेंगे? ऑप्शन है ए प्रोवाइडिंग मेडिकल इंटरवेंशन अप्रोप्रिएट फॉर इंडिविजुअल। इसका मतलब है आप क्या कर रहे हैं? मेडिकल इंटरवेंशन का मतलब है आप एम कर रहे हैं हेल्थ को इम्प्रूव करना, डिजीज़ को ट्रीट करना और उसके अकॉर्डिंग ही डायग्नोस करना। ठीक। ऑप्शन है बी परफॉर्मिंग रिसर्च, आप रिसर्च करेंगे ट्रीटमेंट के लिए ताकि जो ट्रीटमेंट है वो इफ़ेक्टिव तरीके से हो पाएगा। या फिर आप करेंगे सी ऑप्शन प्रमोटिंग हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग डिजीज इन पॉपुलेशन। तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही है सी प्रमोटिंग हेल्थ। इसका आंसर है सी प्रमोटिंग हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग डिजीज इन पॉपुलेशन, क्योंकि हमारा मेन एम पब्लिक हेल्थ का यही रहेगा कि आप कैसे भी कैसे डिजीज़ को रोकिए और हेल्थ को प्रमोट करिए। डिजीज़ फैलनी नहीं चाहिए, क्योंकि पब्लिक में अगर कोई भी डिजीज़ फैल जाती है और ज़्यादा लोगों में फैले तो फिर वो महामारी कहलाती है। तो इससे अच्छा हम यही कोशिश करेंगे कि डिजीज़ प्रिवेंट हो सके। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ईयर नेशनल अर्बन सैनिटाइजेशन पॉलिसी NUSP लॉन्च।
तो इनमें से कौन से ईयर में नेशनल अर्बन सैनिटाइजेशन पॉलिसी, रूरल की बात नहीं हो रही, इसमें शहर की बात हो रही है। तो नेशनल अर्बन सैनिटेशन मतलब जो भी हमारे शहर हैं वहाँ पे सैनिटेशन की जो पॉलिसी है वो कौन से ईयर में लॉन्च हुई थी। ऑप्शन है ए 2008, बी 2010, सी 2012 या डी 2014। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 2008। क्वेश्चन नंबर 13, नार्कोलेप्सी इज अ डिजीज रिलेटेड टू। पहले तो जान लीजिए नार्कोलेप्सी का मतलब क्या होता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि हमारी ब्रेन एक्टिविटी को अफेक्ट करता है और हमारी स्लीप वेक साइकिल को भी कंट्रोल करता है। स्लीप वेक साइकिल मतलब हमारा दिनचर्या कैसा है, कब हम सोते हैं, कब हम खाते हैं, कब हम उठते हैं। तो ये सारी चीज़ें, हम रात को ही सोते हैं, हम दोपहर में तो नहीं सोते हैं। तो हमारा स्लीप वेक साइकिल को ये रेगुलेट करता है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि अफेक्ट कर सकता है हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को और हमारी फिर स्लीप वेक साइकिल भी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये डिजीज़ किससे रिलेटेड है। ऑप्शन है ए कंपल्सिव स्टीलिंग हैबिट, मतलब है कि आपको चोरी करने की एकदम बुरी वाली आदत है। तो ये तो कोई रिलेशन हो नहीं रहा नार्कोलेप्सी से, आपकी ब्रेन एक्टिविटी को थोड़ी ना ये रिलेट कर रहा है। ऑप्शन है बी अल्जाइमर। अल्जाइमर क्या होता है, ये ऐसी डिजीज़ है जो आपकी मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर देगी और ये भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इवन आपके मेंटल फंक्शन को भी अफेक्ट करेगी, लाइक स्लीप वेक साइकिल। तो नार्कोलेप्सी से ये रिलेटेड हुआ ना ये डिजीज़, तो सी है ऑप्शन। रिकरेंट एपिलेप्टिक सीजर्स, ब्रेन का कोई पार्ट होता है जिसमें जो है हमारे न्यूरॉन्स अफेक्टेड रहते हैं और उसकी वजह से कोई भी इंजरी से वो अफेक्ट हो जाए, क्योंकि नए न्यूरॉन्स का नहीं बनते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमको एपिलेप्सी मतलब कि दौरे पड़ना स्टार्ट हो जाता है और रिकरेंट मतलब बार बार दौरे आना, ठीक, ये हो जाता है। या डी एक्सेसिव स्लीप डिसऑर्डर, इसका मतलब हम सिर्फ सोए जा रहे हैं बस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अल्जाइमर, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू बोथ आर रिलेटेड टू नार्कोलेप्सी एंड अल्जाइमर आर रिलेटेड टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मच वाटर डज अ स्टैंडर्ड टॉयलेट टैंक होल्ड। ऑप्शन है ए 1.6 गैलन और लेस, बी 2 गैलन्स, सी 3 गैलन्स या डी 4 गैलन्स। तो एक स्टैंडर्ड टॉयलेट टैंक जो है वो कितना वाटर जो है होल्ड करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1.6 गैलन और लेस। क्वेश्चन नंबर 15, जीट इनिशिएटिव इज टारगेटेड फॉर एलिमिनेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़। तो इसका जो जीट है उसकी फुल फॉर्म में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। जीट की फुल फॉर्म है जॉइंट एफर्ट फॉर एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्यूबरकुलोसिस टीबी एक डिजीज़ है, तो इनमें से कौन सी डिजीज़ के लिए ये जीट इनिशिएटिव लिया हुआ है। तो इसका आंसर है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। ऑप्शन ए है HIV एड्स, बी मलेरिया, सी लेप्रोसी या डी ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका आंसर है डी ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 16, END TB program, END TB program aims to eliminate tuberculosis in India by which year। तो एंड मतलब रोकना, ख़त्म करना, टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस को। तो ये प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ था या गया था, इसका मेन एम ये जो एलिमिनेट करना है ट्यूबरकुलोसिस का, तो हमको कब तक, कौन से ईयर तक इसको एलिमिनेट करना है। ऑप्शन है ए 2020, ऑप्शन बी 2025, सी 2030, डी 2035। तो इसका आंसर है डी 2035। एंड टीबी प्रोग्राम कब एलिमिनेट करेगा ट्यूबरकुलोसिस को। तो ये जो प्रोग्राम है वो काम कर रहा है ताकि हम 2035 तक इस ट्यूबरकुलोसिस को अपने इंडिया से इरेडिकेट कर सके। तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। क्वेश्चन नंबर 17, देयर आर स्पेशल डॉक्टर्स फॉर किड्स, दे आर नोन एज ए
पीडियाट्रिशियंस, बी डेंटिस्ट, सी ऑन्कोलॉजिस्ट या डी फिजिशियन। तो ऐसे कौन से स्पेशल डॉक्टर हैं जो किड्स के लिए, जो एमबीबीएस करते हैं लोग, उनमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती। जब आप मास्टर्स के लिए जाते हैं तब आपको एक स्पेशलाइजेशन होती है कि अगर आप किड्स के डॉक्टर बनना चाहते हैं या आप महिलाओं के लिए काम करना चाहते हैं या आप हड्डियों के डॉक्टर बनना चाहते हैं तो तब स्पेशलाइजेशन आता है। तो इसमें पूछा गया है कि किड्स के लिए कौन सा स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं, तो इसका ऑप्शन ए पीडियाट्रिशियन, बी डेंटिस्ट, सी ऑन्कोलॉजिस्ट, डी फिजिशियन। जो डेंटिस्ट होते हैं वो दांतों के डॉक्टर हैं, सी ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि कैंसर पेशेंट के लिए काम करते हैं, डी फिजिशियन जो ओवरऑल बॉडी का चेकअप करते हैं और ओवरऑल बॉडी को आप ट्रीट करते हैं, और ए है पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन ही वही डॉक्टर्स होते हैं जो कि किड्स को ट्रीट करते हैं, छोटे बच्चों को देखते हैं। Question number 18. What do you call the doctor who deal with teeth and gums? Option A physician, B periodontist, C dermatologist या D orthodontist। फिजिशियन जो कि ओवरऑल बॉडी चेकअप करते हैं। ऑप्शन नंबर सी डर्मेटोलॉजिस्ट जो कि स्किन के डॉक्टर्स होते हैं। डी ऑर्थोडोंटिस्ट जो कि टीथ और जॉज, गम्स को नहीं, टीथ और हमारे जॉ में जो इरेगुलरिटी होती है, कुछ लोगों में इरेगुलर टीथ होते हैं और जो जॉ होता है, इवन जॉ का नीचे वाला जो पार्ट होता है हमारा मैंडिबल, वो इरेगुलर होता है, तो वो उसको देखते हैं, उसकी हड्डी को ठीक करते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। और जो पेरियोडोंटिस्ट होते हैं वो हमारा डील करते हैं टीथ और गम्स से, बेसिकली टीथ और गम्स पे वो फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19. व्हेन असेसिंग अ चाइल्ड फॉर पॉसिबल इंटरसेप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी लीस्ट लाइकली टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। तो पहले देख लेते हैं इंटरसेप्शन मतलब क्या होता है। ये इंटरसेप्शन वर्ड आता है, इसमें ऐसा होता है कि एक जो आपका पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है वो स्लाइड कर जाए एडजेसेंट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में। मतलब आप देखिए कि अगर हमारा जो इंटेस्टाइन की जो पार्ट है, हाँ, तो कोलन है, कोलन का जो पार्ट है वो थोड़ा रेक्टम में चला जाए मे बी, तो उसको बोलते हैं, उस टर्म को बोलते हैं इंटरसेप्शन। तो इसमें हम क्वेश्चन है, तो इनमें से किस में हम लीस्ट लाइकली प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरसेप्शन, मतलब इनमें से किस में से आपको बहुत ही लीस्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज मिलेगी अबाउट द इंटरसेप्शन। तो ऑप्शन है ए स्टूल इंस्पेक्शन। आप जब उनका फीसेस होता है या एक्सक्रीटा मैटर होता है उसको चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इसमें मतलब जो भी पेशेंट है उसमें इंटरसेप्शन जैसी बीमारी है। या बी है पेन पैटर्न, क्या उनके पेन पैटर्न से आपको पता चलेगा। तो ऑब्वियस है अगर एब्डोमिनल में पेन है तो पता चलेगा कि कोई ना कोई बीमारी, और उससे आप पता लगा सकते हैं हाँ शायद इंटरसेप्शन हुआ होगा। सी है फैमिली हिस्ट्री या डी है एब्डोमिनल पाल्पिटेशन। तो इट इज़ नॉट जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स से तो कोई मतलब ही नहीं है कि अगर फैमिली में ये बीमारी हुई है कि उनका एक वो चीज़ बच्चों में आए, तो इट इज़ नॉट, मतलब इट इज़ नॉट इन द जेनेटिक्स। तो इसका लीस्ट लाइकली जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी फैमिली हिस्ट्री। आप फैमिली हिस्ट्री देख के बिल्कुल नहीं पता लगा सकते हैं कि इनको इंटरसेप्शन की बीमारी है या उनका कोई पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन जो है वो दूसरे एडजेसेंट पार्ट में चला गया है। क्वेश्चन नंबर 20. Which is the best method of health communication to motivate an eligible couple for adopting contraceptive practice? पहले समझते हैं contraceptive practice मतलब जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है, नहीं होने देता। तो इनमें से कौन सा बेस्ट मेथड है हेल्थ कम्युनिकेशन के लिए? कम्युनिकेशन मतलब बातें करना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना कोई भी एलिजिबल कपल के लिए, ताकि वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को या प्रैक्टिस को अपनाएं। ऑप्शन ए है ग्रुप डिस्कशन। अगर वो कपल रहेंगे तो वो क्यों ही ग्रुप डिस्कशन में जाएंगे, वो कपल के आपस की बात है, एक मेल और फीमेल की आपस की बात है, तो वो ऑब्वियस है इस चीज़ को वो रिलेट नहीं दूसरों से वो डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, उनकी प्राइवेसी में प्रॉब्लम होगा। ऑप्शन है बी यूज़ ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट पे बहुत चीज़ें अवेलेबल रहती तो हैं बट क्या वो सही है, क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये भी नहीं हो सकता कि आप सिर्फ इंटरनेट पे ही होली डिपेंड हो जाए।
सी है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि एक कपल ही डिसाइड कर सकता है कि उनको कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करना है, तो फेस टू फेस ही अगर वो कम्युनिकेट करेंगे वो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। या डी है नन ऑफ दीज ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। अगर कोई भी कपल है, अगर वो फेस टू फेस कम्युनिकेट करेगा, आपस में बात करेगा कि उनको कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन प्रैक्टिस यूज़ करना चाहिए, तो वही उनके लिए बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन मेथड होगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑफ हेल्थ इज़ द प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच बेस्ड ऑन। जो भी हमारा हेल्थ केयर का जो भी मॉडल है, हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर, जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, आपने 11th या 12th में भी कभी डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो हमारी जो हेल्थ है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल पे डिपेंड नहीं करती है, वो हमारी सोशल, फिज़िकल, मेंटल वेलबींग पे डिपेंड करती है। तो इसका ये है कि आपका जो प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच है वो इनमें से किस मॉडल पे अप्लाई होता है। ऑप्शन है ए बिहेवियरल, तो आप सिर्फ अपने बिहेवियर सिर्फ नहीं बता सकते। अगर आप चिड़चिड़े हैं तो ज़रूरी नहीं है ना कि आपका आज हेल्थ जो है ख़राब हो, या आपका जो भी हेल्थ केयर है वो अच्छा नहीं है। बी है इकोनॉमिक, तो ज़रूरी नहीं है कि जिनके पास पैसे नहीं है वो अपनी हेल्थ मेंटेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने पूरा बेसिक हेल्थ फैसिलिटी सबको प्रोवाइड करने की एम दिया हुआ है। सी है सोशल, हाँ आपके सोशल सर्कल पे या आपके आसपास अगर गंदगी है तो आपकी हेल्थ अच्छी रह सकती है क्या? कभी नहीं। तो आपका जो सोशल सर्कल है, जो भी आप आसपास रहते हैं, आपकी आसपास का साफ़ सफाई, आसपास के लोग, वो भी डिपेंड करता है, उसी पे डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ कैसी होगी। या डी है एजुकेशन, एजुकेशन बस एजुकेशन सिर्फ नॉलेज से आपका हेल्थ डिसाइड नहीं। जो अनपढ़ लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं है ना कि उनके पास हेल्थ नहीं है, वो हमेशा बीमार ही रहते हैं, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो इसका ऑप्शन है सी सोशल। जो हमारा मॉडल है हेल्थ केयर का अप्रोच का, वो बेसिकली डिपेंड करता है हमारे सोशल मॉडल पे। ऑप्शन है सी सोशल। क्वेश्चन नंबर 22, द पैथोजन ऑफ डेंगू इज़। इनमें से कौन सा पैथोजन मतलब जो कि डिजीज़ कॉज कराता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज कराएगा उसको बोलते हैं हम पैथोजन। ऑप्शन है ए प्लाज्मोडियम, बी बैक्टीरिया, सी वायरस, या डी एंटमीबा। तो ऑप्शन ए जो प्लाज्मोडियम है वो बेसिकली जो बीमारी कराता है वो है मलेरिया। मलेरिया कौन कॉज कराता है? प्लाज्मोडियम। बी है बैक्टीरियल, तो बैक्टीरियल डिजीज़ आप खुद देख सकते हैं, बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं लाइक ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, कॉलेरा। सी है वायरस, जो वायरस है पैथोजन, वायरस डेंगू का जो पैथोजन है वो है बेसिकली वायरस, और आप वायरस का नाम देख सकते हैं, उसका नाम है एडिस एगिप्टी, फीमेल मॉस्किटो है। इवन जो चिकनगुनिया है वो भी एक वायरस ही कॉज कराता है। और डी है ऑप्शन एंटामीबा, जो कि डिजीज़ कॉज कराता है अमीबाइसिस। अमीबाइसिस उनका पैथोजन कौन है? अमीबाइसिस डिजीज़ है, उसका पैथोजन है एंटामीबा। और ये ये कैसी डिजीज़ कॉज कराता है? इंटेस्टाइनल बॉवल इलनेस, इंटेस्टाइन में जो प्रॉब्लम होती है वो ये डिजीज़ कॉज कराता है। क्वेश्चन नंबर 23, पीपल शुड स्टे इन डैश टू अवॉइड फ्रॉम इलनेस। लोगों को किससे स्टे रहना चाहिए, मतलब अलग रहना चाहिए ताकि उनको बीमारी ना लगे? तो ऑप्शन है ए डर्टी सराउंडिंग, बी क्लीन सराउंडिंग, सी इम्प्योर एयर, या डी स्मोकी सराउंडिंग। तो इसका ऑप्शन है बी क्लीन सराउंडिंग। उनको कहाँ रहना चाहिए? क्लीन सराउंडिंग। क्लीन सराउंडिंग में रहेंगे तो पैथोजन का खतरा भी दूर नहीं रहेगा और हम इलनेस को या कोई भी बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है बी क्लीन सराउंडिंग। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन शुड यू गिव रेस्क्यू ब्रीदिंग। तो आपको रेस्क्यू ब्रीदिंग, रेस्क्यू मतलब बचाने के लिए, कब आपको ब्रीदिंग रिसरेक्शन एक प्रोसेस होता है वो कब देना है, किस विक्टिम को देना है या किस पेशेंट को देना है? तो एक कॉन्शियस चोकिंग विक्टिम, अगर कोई भी विक्टिम है वो कॉन्शियस है, कॉन्शियस मतलब क्या कहते हैं, वो अपने सेंसेस में है, वो बेहोश नहीं हुआ है और उनको चोकिंग मतलब वो ब्रीथ नहीं कर पा रहे, आप उनको देंगे। बी अनकॉन्शियस चोकिंग विक्टिम, वो बेहोश हो गए हैं और वो चोक हो गए हैं, तो तब आप देंगे सी अनकॉन्शियस
नो पल्स, चोकिंग विक्टिम मतलब वो सांस ले रहे हैं, तो अगर चोक हुआ है तो ऐसा तो नहीं सांस लेना ही बंद कर देंगे, तो आप उनको ब्रीथिंग देंगे ही क्यों। सी है ऑप्शन अनकॉन्शियस, नो पल्स नॉट ब्रीथिंग, अगर पल्स चल ही नहीं रही है और ब्रीथ कर ही नहीं रहा है तो आप ब्रीथिंग देके करेंगे क्या, उनका पल्स भी तो चलना चाहिए। या डी अनकॉन्शियस नॉट ब्रीथिंग बट हैज़ अ पल्स, वो ब्रीथ नहीं कर रहा है पर उनकी पल्स रेट जब आप चेक करेंगे वो पल्स रेट चल रही है और वो बेहोश हैं। तो जब अगर पल्स रेट चल रही है तो इसका मतलब क्या है, आपको रेस्क्यू ब्रीथिंग देनी है। तो इसका आंसर है डी अनकॉन्शियस नॉट ब्रीथिंग बट हैज़ अ पल्स। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक। ऑप्शन है ए चेस्ट पेन, ऑप्शन बी रेड हॉट और ड्राई स्किन, ऑप्शन सी पेल और ब्लूइश इन कलर, या डी प्रोफ्यूज स्वेटिंग। तो इनमें से कौन सा सिम्टम्स हार्ट अटैक में नहीं आता। ऑप्शन ए ऑब्वियस है चेस्ट पेन, वो ज़रूर होता है अगर आपके हार्ट में हार्ट अटैक आया है तो सबसे पहला यही सिम्टम है कि उनको चेस्ट पेन होना स्टार्ट होगा और आपके लेफ़्ट शोल्डर में भी दर्द होना स्टार्ट हो सकता है। ऑप्शन बी रेड हॉट और ड्राई स्किन, ये तो कुछ समझ नहीं आया क्योंकि रेड हॉट और ड्राई इट इज़ नॉट अ एलर्जी ना, हार्ट अटैक इज़ नॉट अ एलर्जी, तो एलर्जी में आपकी स्किन जो है वो रेड या ड्राई हो सकती है बट नॉट इन केस ऑफ हार्ट अटैक। सी है ऑप्शन पेल और ब्लूइश इन कलर, आप एकदम से हार्ट अटैक आया है तो आपका चेहरा एकदम पीला पड़ गया है या पेल कलर ब्लूइश हो गया है, ये भी हो सकता है सिम्टम्स। या प्रोफ्यूज स्वेटिंग, आपको एकदम से बहुत ज़्यादा पसीना आए जा रहा है, तो ये भी एक सिम्टम्स हो सकता है हार्ट अटैक का। बट इसका जो ऑप्शन है बी रेड हॉट और ड्राई स्किन वो बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ये एक हार्ट अटैक का बिल्कुल सिम्टम नहीं है।